हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। संडे का दिन है आज मैं ऑप्शनल PSIR पर चर्चा करने जा रहा हूं, यानी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है। इसको आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको YouTube के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है और ये फ्री ऑफ कास्ट है। इसके लिए कोई पैसा तो देना नहीं है आपको, केवल अपने व्यूज़ को बढ़ाने हैं और लाइक और शेयर करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं। बहरहाल, अब हम चर्चा कर आज के चर्चा का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल थियरी। ये हमने कल ही बता दिया था कि कल हम ऑप्शनल पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि मंडे टू सैटरडे हम करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं और संडे को PSIR के किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जनरली हम पुराने क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज एक टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है पॉलिटिकल थियरी। इसमें जो टर्म पॉलिटिकल लगा हुआ है, या हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी और पॉलिटिक्स, इसे तो जनरली नाउन के रूप में देखा जाता है, लेकिन पॉलिटिकल एडजेक्टिव होता है। ये थियरी के साथ लगता है। थियरी नाउन है और पॉलिटिकल एडजेक्टिव है। यानी थियरी कैसी, इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल थियरी। ये तीनों ही शब्द, पॉलिटिकल हो या पॉलिटी हो या पॉलिटिक्स हो, ये तीनों ही शब्द ग्रीक वर्ड पोलिस से निकले हुए हैं, जो कि एक एंशिएंट टर्म है जिसका मतलब होता है कॉमन गुड, यानी आम आदमी के हितों के लिए काम करना। मोटे तौर पर जब भी हम चर्चा करते हैं पॉलिटिकल थियरी की, तो हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हमको आम आदमी के कल्याण की बात सोचनी है। सत्ता में रहकर, सत्ता से बाहर भी हमको वही सोचनी है, लेकिन सत्ता में रहने से फ़ायदा ये होता है कि हम उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बना और उसे लागू कर सकते हैं। यही तमाम नेता कहते भी हैं। ये दूसरी बात है कि वो सार्वजनिक की जगह निजी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं सत्ता में आने के बाद, और अपने कॉफर को भरने में लगे रहते हैं। खैर, तो हम लोग पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल के अर्थ समझते हैं। आज के डेट में हम लोग पॉलिटिकल थियरी पर फोकस करेंगे। मोटे तौर पर पॉलिटिकल थियरी का अर्थ होता है वह थियरी जो आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए निर्मित की जाए। थियरी कोई भी ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट, कोई भी ऐसी रचना जिसमें ये असम्पशन किया जाता है कि आदमी अमुक नेचर का होगा, या ये इस स्थिति में हम चीज़ों को निर्मित कर रहे हैं, और अगर ये चीज़ें होती रहीं तो इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष ये होगा। दूसरे शब्दों में, हम इसको साइंस बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी प्रेडिक्शन का भी एलिमेंट डालते हैं, पूर्व कथन का भी एलिमेंट डालते हैं, ताकि हम इसे साइंस का लुक दे सकें। पॉलिटिकल थियरी को साइंस माना ही जाता है। तो शिल्डान ने अपनी पुस्तक का, इसी से रिलेटेड पुस्तक का, और आगे लिखते हैं जैसे पॉलिटिक्स एंड विजन उनकी पुस्तक का नाम है, और उसमें आप कोलन लगा देंगे, 2 डॉट, और आगे लिखेंगे कंटिन्यूइंग इनटू द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। 1960 में लिखा था। उसमें उन्होंने इसे जन कल्याणकारी योजना के रूप में ही चित्रित किया है, यानी वह सिद्धांत जो आम आदमी का भला करने के लिए निर्मित किया गया हो, वह फ्रेमवर्क, वह ढांचा जिसे आम आदमी के कल्याण के लिए तैयार किया गया हो, उसे ही हम पॉलिटिकल थियरी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, चाहे वो राष्ट्रीय रक्षा का मामला हो, यानी नेशनल डिफेंस का मामला हो, चाहे वो इंटरनल ऑर्डर यानी आंतरिक व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड हो, आर्थिक नीति से संबंधित हो, चाहे वो अन्य किसी चीज़ से संबंधित हो, इन सभी का उद्देश्य यही होता है कि हम आम आदमी को राहत कैसे पहुंचाएं, आम आदमी को लाभ कैसे पहुंचाएं। इस प्रकार से शेल्डन ने इसको परिभाषित किया है। सेबाई ने 1937 में, 1937 में, यह हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में ये बताने, या पॉलिटिकल थियरी, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी में ये बताने की कोशिश किया कि जो इतिहास में चीज़ें घटित हुई हैं और जिस संदर्भ में चीज़ों को लिखा गया है, यानी पॉलिटिकल थियरी का निर्माण जिस सामाजिक परिवेश में हुआ है उसको समझने की ज़रूरत है। उसी पर आधारित होता है व्याख्या, यानी कंटेम्पोररी, वर्तमान यानी आधुनिक यानी समकालीन समाज को समझने का सबसे अच्छा साधन यही है कि हम भविष्य में जिस प्रकार से सिद्धांतों का निरूपण हुआ है, निर्माण हुआ है, हम उसको समझें पहले। उसके बाद से हम वर्तमान को भी, या समकालीन जो सामाजिक परिवेश है
उसको भी ठीक से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आज की डेट में भारत में जातिगत जनगणना की मांग चल रही है। मसलन विरोधी दल को लगो सत्ता में आने के लिए ही बेचैन है, मान लीजिए सत्ता में आना ही उसका उद्देश्य है, लेकिन वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। भारत के लिए जाति वैसे भी यूनिक होती है, यानी उसका कहना ये है कि जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि समाज में किस वर्ग के कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज लोग हैं, तब तक हम कल्याणकारी योजनाएं बना नहीं पाएंगे। सत्तारूढ़ दल के लोग कह रहे हैं कि ये समाज को विभाजित करके समाज में वैमनस्यता बदहाजमी लाना चाहते हैं, वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। इसी वजह से ये जातिगत जनगणना का रट लगाए हुए हैं। बीजेपी के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया, भाई जिसकी जाति का खुद पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बातें कर रहा है। खैर जो भी है, राहुल गांधी पर ये प्रहार था अनुराग ठाकुर का, ये इन्होंने लोकसभा में किया था। खैर जो भी है, मोटे तौर पर ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है कि पॉलिटिक्स में निचले तबके के यानी पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों के अगर लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो निश्चित रूप से उनके वर्ग को फ़ायदा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो पॉलिटिकल थियरी कैसे उनको लाभ पहुंचाए, इसके लिए भी निर्मित की जा सकती है। ये बताने के लिए की जा सकती है कि किस प्रकार से हम इन लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। दूसरे शब्दों में पॉलिटिकल थियरी का इंटरप्रिटेशन यानी उसकी व्याख्या करते समय आम आदमी का ध्यान रखना जरूरी है। और आम आदमी भी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया जॉर्ज सैबाइन का व्यू है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी में 1937 में। उन्होंने इंटरप्रिटेशन को यानी जिस तरह, जिस नज़रिए से, जिस इरादे से हम चीज़ों को देखते हैं, जिस इंटेंशन के साथ हम चीज़ों को देखते हैं, वैसे ही हमारी व्याख्या होती है, वैसे ही पॉलिटिकल थियरी का हम निर्माण करते हैं। टेरेंस बॉल ने भी रीअप्रेजिंग पॉलिटिकल थियरी नामक अपनी पुस्तक 1995 में प्रकाशित कराया था। उन्होंने लिखा है कि भाई किसी भी पॉलिटिकल थियरी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके टेक्स्ट यानी जो लिखा गया है और कॉन्टेक्स्ट यानी जिस संदर्भ में लिखा गया है, इन दोनों को समझें। इसके लिए वो 5 चीज़ें बताते हैं। यानी सबसे पहले तो हम समस्या का सर्वे करेंगे, हमको किस समस्या को एड्रेस करना है, संबोधित करना है, उसके सोर्स को जाने। दूसरा यानी कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से वो समस्या पैदा हुई है। तीसरा ये है कि हम उसके कंपोजिशन यानी जो इरादा व्यक्त करता है लेखक किसी किताब को लिखने या किसी थियरी को बनाने के पहले और बिना इरादे के लिखता है। दूसरे शब्दों में जो उसका आशय होता है, और जो बिना आशय के लिखता है, जो बिना आशय के लिखता है उसको रिसेप्शन कहते हैं, जो आशय के साथ लिखता है उसको इन्होंने कंपोजिशन कहा है टेरेंस बॉल ने। ठीक है। चौथा वो कहते हैं, माने 3 तो ये हो गए। चौथा वो टेक्स्ट की बातें करते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बातें करते हैं। दूसरे शब्दों में वो उन संदर्भों की बातें करते हैं, वो उन चीज़ों की बातें करते हैं जिसको समझने और समझाने के लिए लेखक अपने सिद्धांतों की रचना करता है। यानी जो वो लिखा है वो टेक्स्ट है, और जिस परिवेश में लिखा है उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और पांचवा, पहले के जो लेखक थे उन्होंने, और बाद में जो लेखक आएंगे उन्होंने किसी खास समय के कंटेम्पोरेरी जो घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, सोशल इवेंट्स हैं, उनको वो कैसे देखे हैं और कैसे देखेंगे, इसको समझना ज़रूरी है। इसको सोच करके भी हम पॉलिटिकल थियरी का निर्माण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी इस प्रकार से 5 चीज़ें वो बताते हैं कि 5 चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, तभी जा कर के हम पॉलिटिकल थियरी का निर्माण कर सकते हैं। मतलब आपको शेल्डान और कोई पूरा नाम है, शेल्डान का नाम याद रखना है। आपको जॉर्ज एच सैबाइन पूरा नहीं बोलना है, आप केवल सैबाइन बोलना है, और टेरेंस बॉल को टेरेंस बॉल ही बोलना है। ठीक है। इनके किताबों के नाम भी अगर आप लिख देंगे, जैसे पॉलिटिक्स एंड विजन, ये कंटिन्यूटी इनटू द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 1960 शेल्डान का बोल देंगे, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी सैबाइन का बोल देंगे, और ये प्रेजिंग पॉलिटिकल थियरी ये 1995 में प्रकाशित हुई थी, इसके लिए टेरेंस बॉल का नाम ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि इसने बढ़िया से विधिवत पढ़ाई किया है, तभी जाकर के इसको सारे नाम स्पष्ट रूप से स्पेसिफिकली पता है।
तो एग्जामिनर को भी थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए ये सब ज़रूरी होता है, ये बताना ज़रूरी होता है। शेष पॉइंट्स में केवल आशय को व्यक्त कर देंगे तो भी काम चलेगा। उसमें कोई जरूरी नहीं कि हूबहू जो उन्होंने कहा है वही चीज़ आपको भी कहना है। मोटे तौर पर आप जैसे शेल्डान ने कहा, भाई जन कल्याण पर फोकस करना ही पॉलिटिकल थियरी का उद्देश्य है और इसी को ध्यान में रख करके पॉलिटिकल थियरी का निरूपण किया जाता है। साहिबाइन साहब ने इतिहास को समझाने की कोशिश की और उसमें खास करके इंटरप्रिटेशन को बताने की कोशिश की, यानी जैसे हम चीज़ों को समझते और समझाते हैं उसी प्रकार से हम सिद्धांतों की रचना करते हैं। मान लीजिए अब एक इंसिडेंट है, जैसे जातिगत जनगणना को ही ले लीजिए, या कुछ लोग इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महिला आरक्षण को दे सकते हैं, कुछ लोग जातिगत जनगणना को दे सकते हैं। जातिगत जनगणना में भी कुछ लोग ओबीसी को महत्व दे सकते हैं, यहाँ तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और कुछ लोग एससी को महत्व दे सकते हैं, एसटी को जिनकी हालत वास्तव में बहुत ख़राब है, ठीक है। उसी के साथ साथ कुछ लोग माइनॉरिटीज़ पीडीए का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आ सकते हैं। तो चीज़ों समाज को समझने का अपना अपना नज़रिया होता है। उसी हिसाब से जो विद्वान होते हैं वो राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो 3 विद्वानों के आपको नाम रखने हैं, शेल्डान का, साहिबाइन का और टेरेंस बॉल का, और इन तीनों की रचनाओं का भी अगर जिक्र कर देंगे ईयर सहित तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप ये बताइए, मोटे तौर पर पॉलिटिकल थियरी का उद्देश्य जन कल्याण ही होता है और इसको समझने और समझाने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। लेखक जो होता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, या जो थियरिस्ट होते हैं यानी जो सिद्धांतों की रचना करता है, रचनाकार जो होता है उसके नज़रिए पर, उसके इरादे पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी वो किस तरह से घटनाओं को देखता है, उसका किस तरह से चीज़ों को समेटता है, कंपोजिशन उसका क्या है, और किस प्रकार से चीज़ों को स्वीकार्य करता है, ये दोनों है। यानी कहीं ऐसा नहीं बिना इंटेंशन के ही वो चीज़ों को लिख रहा है, उसका कोई इरादा नहीं है, उसका कोई आशय नहीं है, बस देख रहा है और चीज़ों को लिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके नज़रिए पर निर्भर करती हैं। तो इसमें लेखक के नज़रिए को या उस व्याख्या को महत्व देना है जिसको अपना करके वो चीज़ों को समझता और समझाने की कोशिश करता है अपने थियरी के माध्यम से। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।